हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमएड 2 पर। इसके आपके जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं बच्चों, ये हमने जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आना है उसके पैटर्न पर हमने इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न बनाया, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके हाफ ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है उसके जो मार्क्स है ना, अंक, वो समान है। तो ये हमारे नेक्सस एजुकेशन पॉइंट के द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपको टॉप क्वेश्चन मिलते गए, तो इसलिए इस वीडियो में हम भी आपके लिए एक बहुत अच्छे सिलेक्टेड प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपरों का जो एनालाइज है उसको करके हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सततशीलता शब्द की व्याख्या कीजिए। सततशीलता की अवधारणा के उदय का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इसके अंदर हम सततशीलता और उसकी जो अवधारणा का उदय उसके बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में हम शॉर्ट तरीके से हम करेंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और हर हेडिंग को जो पॉइंट है उसको बारीकी से आप समझिएगा। हम इसमें शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे। सततशीलता क्या होती है? सततशीलता वास्तव में बच्चों संसाधनों की समझदारी से उपयोग है। जैसे हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करना नहीं, बल्कि बड़ी समझदारी से उन संसाधनों का प्रयोग करने के बाद, ताकि वर्तमान की भविष्य के यानी जो भविष्य है दोनों की जरूरत हो सके। यानी जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल इस तरह से करना कि उसका आज हम भी प्रयोग कर लें और भविष्य में भी उसकी जरूरतों को, उसके द्वारा भविष्य में जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा किया जा सके। प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, इसे ही सस्यशीलता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे पर्यावरण है, हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जल को नुकसान ना पहुंचाए। इसके साथ साथ जो संसाधन होते हैं, जो कोयला वोयला, तो इन सबको इनको हानि ना पहुंचाना, बल्कि इनका इसके तरह से इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसे ही सततशीलता कहते हैं। अब सतत विकास की अवधारणा का उदय कैसे हुआ? जैसे कि औद्योगिकरण से पर्यावरण को नुकसान हुआ, तो इसलिए सतत विकास की अवधारणा है। क्योंकि औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित होने से इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और बहुत सारी जो खेती वाली जो जमीन है उन्हें हम खाली करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे थे। इसलिए ये सतत विकास जो है, अवधारणा जो है, इसका विकास इसलिए हुआ कि औद्योगिकरण से जो पर्यावरण नुकसान हो रहा था, यानी पर्यावरण नुकसान को बचाने के लिए हमने सतत विकास की अवधारणा का उदय करा। सेकंड है, प्रदूषण और संसाधनों की कमी बढ़ी, क्योंकि औद्योगिकरण से प्रदूषण बढ़ा और संसाधन सीमित होने लगे। इसकी वजह से भी सतत विकास की अवधारणा का उदय हुआ। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की जरूरत महसूस हुई और 1987 में वुंडरलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा हमारे अस्तित्व में आई। ये हमने सततशीलता और उसकी सतत विकास की अवधारणा का उदय किया। अब इसके खा क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट का, जैसे कि सततशीलता और गैर सततशीलता क्रियाओं के मध्य विभेद कीजिए। गैर सततशीलता क्रियाओं को कम करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए? देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं सततशीलता की जो क्रिया होती है वो क्या होती है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीमित समझदारी से उपयोग होता है। सेकंड है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है ये सततशीलता क्रियाएं जो है, और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखी जाता है। इसके अंदर जैसे कि वृक्षारोपण, हम बड़े बड़े वनों को लगाते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, उसको हम लगाकर उसको बढ़ावा देते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण, यानी जो जल के अंधाधुंध के प्रयोग को, यानी जल प्रदूषण से बचाते हैं, यानी जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। ये सारी सततशील क्रियाएं कहलाती है। जबकि गैर सततशील क्रियाएं क्या होती है? संसाधनों का अत्यधिक अनियंत्रित प्रयोग। जब हम संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं और वो उससे उसका दोहन होता है, तो वो गैर सततशील क्रियाएं कहलाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाती है, भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ में जंगलों की कटाई, अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग करना, कोयले का प्रयोग करना, पेट्रोल का प्रयोग करना, जल का अत्यधिक प्रयोग करना आदि, ये सारी चीजें जो होती हैं वो गैर सततशील क्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि गैर सततशील क्रियाओं को कम करने के सुझाव क्या है? जैसे कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कम करने का सबसे बड़ा है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, हमें पेड़ पौधों को बढ़ावा देना चाहिए। जल और बिजली की बचत कम करनी चाहिए, जबकि प्लास्टिक का कम प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय पदचिह्न की परिभाषा लिखिए और विस्तार से बताइए कि किस प्रकार एक व्यक्ति की मांग के कारण पृथ्वी पर दबाव पड़ता है और अधिक परिस्थितियां पदचिह्न बनते हैं। जो इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड का क्या है? पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या है? जैसा कि पारिस्थितिकी पदचिह्न से तात्पर्य उस भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा से जिसकी आवश्यकता किसी व्यक्ति, समाज या देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा
कचरे को समाहित करने के लिए होती है, जैसे कि व्यक्ति की मांग से पृथ्वी पर बढ़ता दबाव, सेकंड अधिक भोजन, पानी और ऊर्जा की मांग, साथ ही साथ में बिजली, परिवहन, ईंधन का अत्यधिक उपयोग, उपभोक्तावादी जीवन शैली जैसे अधिक सामान, अधिक कचरा फैलाना, और साथ ही साथ में वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का जो अत्यधिक दोहन होता है, इससे पृथ्वी पर संसाधनों पर दबाव पड़ता है, साथ ही साथ परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी पदचिन्ह बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इसे पारिस्थितिकी पदचिन्ह को कम करने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले हमें ऊर्जा की बचत और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके कम प्लास्टिक और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, और स्थानीय और सीमित संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, और हमें अत्यधिक जो पेड़ पौधे और जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड का कहा खा है क्वेश्चन, अंत्यपीढ़ी समानता और न्याय की व्याख्या कीजिए, उचित उदाहरणों के माध्यम से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट, अंत्यपीढ़ी समानता और न्याय का अर्थ होता है वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का एक ऐसा उपयोग कि भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों और आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब हम आज वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके इस तरह से करें ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां आने वाली भविष्य की, उनको बिल्कुल भी इन अधिकारों और आवश्यकताओं पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यही अंत्यपीढ़ीय समता और न्याय कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर उदाहरण ये स्पष्ट कर सकते हैं, यदि आज हम जंगल काट देंगे तो भविष्य की पीढ़ी को स्वच्छ हवा, जल स्रोत, जैव विविधता नहीं मिल पाएगी। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना न्याय संगत है। आज हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन संसाधनों और पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अंत्य पीढ़ियां हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम की व्याख्या कीजिए। जैसे कि पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम जो है वो ये कहता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में, जैसे कि पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम जो है ना, इसमें पौधे, पशु, मनुष्य और निर्जीव तत्व जैसे जल, भूमि, वायु, ये सभी चीजें आते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र में। ये उपागम विकास को प्रकृति के पूरे तंत्र के साथ जोड़ता है। वो कहता है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे से आश्रित है, यानी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें माना जाता है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि उसी का एक हिस्सा है। इसलिए मनुष्य को पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, प्राकृतिक चीजें और संसाधन है, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। साथ में सतत विकास की तभी संभावना है जब पर्यावरण का संतुलन बना रहे, संसाधनों का सीमित व न्यायपूर्ण उपयोग हो सके। पारिस्थितिक तंत्र के उपागम की जो विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहला, पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। जैव विविधता को बचाने की सोच को बढ़ावा देना चाहिए। मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों को, महत्व को समझना चाहिए और उसके संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में उपागम की जो चुनौतियां हैं, पहला आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में टकराव। ये उपागम, ये चुनौती है कि सब में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। आर्थिक विकास की वजह से पर्यावरण जो संरक्षण है उनमें टकराव होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। विकासशील देशों में गरीबी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन यानी लागू नहीं हो पा रही है, जबकि लोगों में पर्यावरण जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय जो नुकसान है और सतत विकास को हम बिल्कुल पूरी तरह पा नहीं पा रहे। अब इसकी बात करते हैं खा के बारे में। जैसे सतत विकास के अध्ययन के लिए मानव विकास उपागम क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट, मानव विकास उपागम का केंद्र बिंदु मनुष्य होता है। केवल मनुष्य आर्थिक वृद्धि नहीं, ये उपागम मानता है कि विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक विकास कर रहा है, वो केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बल्कि सतत मानव विकास उपागम ये कहते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य यानी विकास का उद्देश्य ये है होना चाहिए कि जो मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता है यानी स्वस्थ, वो सुधारना है। इसमें आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, स्वतंत्रता को भी महत्व दिया जाता है। ये मानव विकास उपागम के। मानव विकास उपागम की प्रमुख विशेषता है कि मानव कल्याण पर अत्यधिक जोर देती है उपागम। ये उपागम गरीबी, अशिक्षा, बीमारी को कम करने का एक प्रमुख विचार प्रकट करता है, जबकि समान अवसर और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास को अत्यधिक बढ़ावा देता है। ये मानव विकास उपागम की प्रमुख विशेषता है। फोर्थ क्वेश्चन है, समाज के सतत विकास पर औद्योगिकरण और शहरीकरण की भूमिका क्या है। जैसे कि सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए
अपना विकास करना, औद्योगिकरण और शहरीकरण में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्योंकि सतत विकास में यानी समाज के सतत विकास में औद्योगिकरण और शहरीकरण ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि करी है, जिससे समाज के जो लोग हैं उनका सतत विकास हो पाया है। औद्योगिकरण से रोजगार बढ़ता है, जिससे गरीबी कम होती है। दूसरा, आर्थिक विकास को बढ़ावा, औद्योगिक शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में रहता है और लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आधुनिक सुविधाएं, समाज सतत विकास इसलिए भी होता है कि शहरीकरण से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, परिवहन की सुविधाएं बढ़ती है। तकनीकी विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक नई तकनीकों को बढ़ावा देते हैं, जिससे संसाधनों को बेहतर उपयोग होता है। साथ ही साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि यदि नियोजन ना हो तो प्रदूषण, संसाधनों की कमी और झुग्गी बस्तियां बढ़ती हैं, जो सतत विकास में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से समाज के सतत विकास में औद्योगिकरण और शहरीकरण ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसका अगर हम दूसरा रूप देखें कि इससे औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी इससे समाज में नकारात्मक तेजी से बढ़ा है, इस नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और जिससे मानव स्वास्थ्य खतरे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर्ग का ग्रहण क्षमता। ग्रहण क्षमता को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता किस प्रकार खतरे में, इसके बारे में उपयुक्त उदाहरण के सहायता से समझाइए। ग्रहण क्षमता होती क्या है वास्तव में? ग्रहण क्षमता से तात्पर्य पृथ्वी की उस सीमा से जितनी आबादी और संसाधनों के उपयोग को वे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सहन कर सके, यानी हमें पृथ्वी की जो संतुलित स्थिति है उसको ना बिगाड़ना। जैसे कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पर हमारा जल, पहाड़ और हवा, पर्यावरण, जीव जंतु, मनुष्य, मतलब इन सब का तालमेल है। हमें अपनी जिंदगी यानी अपनी पृथ्वी पर रहकर अपनी आवश्यकताओं को, अपनी आबादी को इस तरह से कंट्रोलेट करना है कि इन चीजों का यानी संसाधनों का, इन सब चीजों का यानी उनका संतुलन बना रहे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इससे हमारी पृथ्वी की जो क्षमता है वो स्थिर बनी रहती है। उसे ही को हम ग्रहण क्षमता कहते हैं। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को खतरा, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य संसाधनों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व हो गया है। तो इसका मतलब बढ़ती आबादी से संसाधनों का अधिक दबाव पड़ता जा रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी की जो ग्रहण क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई, इससे हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। जंगलों की कमी से जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। साथ में प्रदूषण, प्रदूषण से हमारी ग्रहण क्षमता खतरे में पड़ रही है। जैसे कि पृथ्वी पर औद्योगिक वाहनों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा, हिमनद पिघल रहा है और साथ में सुनामी और भूकंप जैसी आपदाएं आ रही है। ये सब हमारे जो ग्रहण क्षमता है उससे खतरा पड़ रहा है। और साथ में बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, लैंगिक असमानता को कम करने के से सतत विकास कैसे बढ़ सकता है, अपने शब्दों में बताइए। जी, लैंगिक असमानता को कम करने से सतत विकास कैसे बढ़ सकता है? पहला, शिक्षा में वृद्धि। महिलाओं को शिक्षा मिलने से समाज जागरूक होता है। दूसरा, आर्थिक भागीदारी। महिलाएं कार्यबल में शामिल होकर आय और उत्पादन बढ़ाती हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुधार, यानी लैंगिक समानता में मातृ और शिशु स्वास्थ्य बेहतर होता है। और साथ ही साथ में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि शिक्षा, महिलाएं परिवार नियोजन जैसे अपनाती हैं। और समान अवसर, निर्णय निर्माण में भागीदारी से विकास अधिक समावेशी बनता है। तो ये नेक्स्ट, अब इसकी बात करेंगे खा क्वेश्चन की। जैसे कि सतत विकास के अध्ययन में बहुआयामी उपागम से क्या तात्पर्य? इंपोर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण अच्छे तथा सतत विकास का अध्ययन करने के लिए किन्हीं 5 संबंध दृष्टिकोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो हम इस क्वेश्चन में सतत विकास के अध्ययन में बहुआयामी जो उपागम है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे पर्यावरण अच्छे, मतलब पर्यावरण अच्छे और सतत विकास के संबंध में जो हमारे 5 दृष्टिकोण है उसे उदाहरण सहित एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि बहुआयामी उपागम क्या होता है? सतत विकास का अध्ययन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं होता। सतत विकास बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं को साथ साथ शामिल किया जाता है। इसी को बहुआयामी उपागम कहते हैं। बहुआयामी उपागम का जो कार्य, वो मार्ग होता है यानी क्षेत्र होता है, वो एक नहीं होता, यानी पर्यावरण तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि बहुआयामी उपागम में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अच्छे पर्यावरण यानी पर्यावरण अच्छे और सतत विकास के अध्ययन में 5 दृष्टिकोण कैसा, जैसा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। जी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि वनों की कटाई रोकना और जल संरक्षण, ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। दूसरा है आर्थिक दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो विकास, मतलब उनका मानना है कि विकास ऐसा हो जिससे आय बढ़े लेकिन पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचा पाए। जैसे कि उदाहरण हम कह सकते हैं हरित ऊर्जा और टिकाऊ उद्योग को बढ़ावा देना। साथ में सामाजिक दृष्टिकोण के समर्थक विचार के मानते हैं कि इसमें समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। साथ ही साथ में इसका उदाहरण यह स्वच्छ पेय और स्वच्छता योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ में राजनीतिक और नीतिगत दृष्टिकोण
यह है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी नीतियों और कानूनों को लागू करना चाहिए और लोगों को उसमें जागरूक करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे कानून हमें अपनाकर लागू करना चाहिए। जैसे कि पांचवा है वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण। इसमें पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी चीजें टेक्निकों को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है गरीबी पर्यावरण सतत विकास के बीच में एक निश्चित संबंध विस्तार से समझाइए। जी, यहाँ पर गरीबी पर्यावरण और सतत विकास के इन तीनों में क्या निश्चित संबंध है उसके बारे में क्लियर करेंगे। जो गरीबी पर्यावरण सतत विकास के गहरा संबंध पाया जाता है, जैसे कि गरीबी और पर्यावरण दोहन। गरीब लोग आजीविका के लिए जंगल जल भूमि पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, इससे संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। दूसरा संबंध यह है कि पर्यावरण संरक्षण और गरीबी, पर्यावरण खराब होने से कृषि स्वास्थ्य और रोजगार प्रभावित होता है, इससे गरीबी और बढ़ती है। साथ ही साथ में विकास की असमानता, आसमान विकास से कुछ लोग संसाधनों पर अधिक कब्जा कर लेते हैं और गरीब वर्ग पर्यावरण समस्याओं से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही साथ में सतत विकास की भूमिका, सतत विकास गरीबी उन्मूलन पर्यावरण संरक्षण दोनों पर जोर देती है। और साथ ही साथ में समाधान, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और संसाधनों का संतुलित उपयोग भी हमारे गरीबी पर्यावरण सतत विकास को एक संबंध में जोड़ता है। अब बात करते हैं जैव विविधता का सतत उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का सततशील उपयोग क्या होता है। जैसे जैव प्रौद्योगिकी का सतत उपयोग वे प्रक्रिया है जिसमें जैव तकनीकों का मानव कल्याण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जीव जंतु के क्षेत्र में ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी को अपनाना ताकि हमारे जीव जंतु बिल्कुल सुरक्षित रहे, यानी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना हो और मानव कल्याण को भी बढ़ाया जा सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैव उर्वरक, जिसके अंदर रासायनिक खाद की जगह जैविक विकल्प को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में रोग प्रतिरोधी फसलों को अपनाना चाहिए, जैसे कम कीटनाशक, जो कीटनाशक दवाइयां ना उसको, जैसे कि जीव कीटनाशक में जैसे पर्यावरण अनुकूल कीट नियंत्रण को भी बढ़ावा देना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन जैसे जैव तकनीकी कचरे का पुनः उपयोग करना चाहिए। पांचवा, स्वास्थ्य और पोषण सुधार को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें पोषण युक्त फसलें जैसे गोल्ड राइस जैसी चीजों को हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने जैव प्रौद्योगिकी का सतत उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चनों की, जिसमें कृषि में सतत उपज के तरीकों की व्याख्या कीजिए और इनका उदाहरण सहित समझाइए। ये कृषि में सतत उपज क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट, सतत कृषि उपज के तरीके वे हैं जिनमें उत्पादन बना रहे, मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित रहे और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। यानी कृषि की उपज में ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, मिट्टी की उर्वरता भी खत्म ना हो यानी बंजर ना बने, और वो सुरक्षित भी रहे और पर्यावरण में भी नुकसान ना पहुंचे, और जिससे मानव का स्वास्थ्य भी सही रहे। इसी को हम कृषि में सतत उपज कहते हैं। जैसे कि इसमें मुने के तरीके कौन कौन से, उदाहरण सहित में, जैसे हमें बार बार टेक्नोलॉजी मतलब कृषि में सतत उपज को अपनाने का पहला है फसल चक्र। हमें हमें जमीन यानी भूमि पर फसल के चक्र को अपनाना चाहिए। हमें बदल बदल के कृषि करनी, जिससे अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाना, जैसे गेहूं के बाद दालें उगाना। दूसरा, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक के साथ पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर खाद और बर्मी कंपोस्ट जैसी चीजों को अपनाना चाहिए, सबसे बड़े उदाहरण है। साथ ही साथ में मिश्रित खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे कि मक्का के साथ अरहर को उगाना चाहिए। साथ ही साथ में जल संरक्षण तकनीकें हैं, जिसमें पानी में अधिक उत्पादन, कम पानी में अधिक उत्पादन करना चाहिए, जैसे कि कपट सिंचाई। पांचवा, एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तरीकों के कीट नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि उदाहरण है नीम आधारित कीटनाशक। अब इसके अंदर बात करेंगे भूमंडल तापन किसे कहते हैं। भूमंडल तापन के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय बताइए। जी, भूमंडल तापन का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है जी। भूमंडल तापन वे प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि से पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जब हम भूमंडल ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग करते हैं, इससे हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, यानी हम अपने जो पृथ्वी की जो तापन है, जो तापमान है, उसको हम बढ़ाते हैं, यानी हीट को बढ़ाते हैं, जिससे गर्मी वर्मी और बहुत सारे स्वास्थ्य जैसे भूकंप सुनामी जैसी घटनाएं घटित होती है। यही हमारी जलवायु परिवर्तन कहलाता है, भूमंडल तापन। मंडल तापन के दुष्परिणाम को कम करने के उपाय, जैसे कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ में वन संरक्षण या वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके अंतर्गत अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जंगल बचाना चाहिए, और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा वाहन प्रदूषण नियंत्रण, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को
इस्तेमाल करना चाहिए, सीएनजी का प्रयोग चाहिए और इसकी जगह पर पेट्रोल कोयले का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी करनी चाहिए, जिससे स्वच्छ तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इन सभी चीज टेक्नोलॉजियों को यानी इन चीजों को अपनाने से, इन उपायों को अपनाने से हम ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरणीय कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जो भारत के अंदर जो पर्यावरणीय कानून है उसको जो लागू कर रहे हैं उसमें क्या क्या चुनौती है, जैसे कि कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था है। जो भी हम पर्यावरणीय कानून बना रहे हैं वो कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था से लागू नहीं हो पा रही है। दूसरा है भ्रष्टाचार और तकनीकी दबाव बहुत ज्यादा, राजनीतिक दबाव ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही साथ में जन जागरूकता की कमी है, लोगों में जागरूक नहीं है। और साथ में औद्योगिक हितों का दबाव तेजी है और निगरानी और संसाधनों की कमी के कारण भी हम बिल्कुल भी भारत में पर्यावरणीय कानूनों को ढंग से लागू नहीं कर पा रहे। इसका खा क्वेश्चन है, सतत विकास में सहकारिता की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। जैसे सहकारिता होती क्या है? सहकारिता एक तरह से एक संस्था होती है जो लोगों को मिलाकर अपने साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। ये सहकारिक जो है ये जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है और समाज में रहकर सामाजिक कल्याण के भी कार्य करते हैं। सतत विकास में सहकारिता की भूमिका यह है, सामूहिक संसाधनों का उपयोग। ये कहती है कि जल, भूमि और पर्यावरण का साझा संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देती है। विकास योजना में जनता की भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण जैसे स्वयं सहायता समूह और गरीबी उन्मूलन को, रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि, और पर्यावरण संरक्षण यानी सामुदायिक वानिकी और जल संरक्षण जैसी जो गतिविधियां हैं वो सतत विकास में सहकारिता अपनी भूमिका इन आधारों पर निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास से जुड़े निर्णयों में नागरिक समाज की क्या भूमिका है? जी, पर्यावरण और जो विकास है ये जो जो दो मुद्दे हैं इसमें नागरिक समाज की क्या भूमिका है? नागरिक समाज में आम नागरिक जैसे कि हम लोग हैं, हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक समूह होते हैं ना, और मीडिया भी होती है, बुद्धिजीवी लोगों का समूह भी होता है, जन आंदोलन होते हैं। ये सभी चीजें हमारी नागरिक समाज में आती हैं, जो सरकार और बाजार के बीच सेतु यानी एक कड़ी के रूप में काम करती है, क्योंकि नागरिक समाज लोगों के कल्याण के लिए और जनता की बातों को सरकार के सामने रखने का एक माध्यम होता है। नागरिक समाज समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। इनकी क्या भूमिका है देखते हैं पर्यावरण विकास में। जैसे कि जन जागरूकता फैलाना, जो नागरिक समाज है वो जन जागरूकता को बढ़ावा देता है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति लोगों को जागरूक करता है। साथ ही साथ में नागरिक समाज नीति निर्माण में भागीदारी को बढ़ावा देता है, सुनवाई, आरटीआई और परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने का अहम भूमिका निभाता है। साथ में सरकार पर दबाव डालता है, जैसे कि गलत परियोजना अगर सरकार ने लागू करी है, जैसे बांध और खनन के विरोध में नागरिक समाज अपनी भूमिका निभाता है। साथ में स्थानीय समस्याएं उठाता है, जल जंगल भूमि से जुड़े मुद्दों को सामने लाना नागरिक समाज की अपनी अहम भूमिका है। साथ ही साथ में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करता है। वो सरकार पर दबाव डालता है, उद्योगों की निगरानी रखता है और सरकार को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने योग्य में अपनी अहम किरदार को निभाता है। साथ ही साथ में इसका खा है, सतत विकास में गैर सरकारी संगठन या एनजीओ की भूमिका क्या है? जैसे कि इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्य है, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना, और गैर सरकारी संगठन शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, जैसे पर्यावरण शिक्षा और कार्यक्रम चलाना। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। साथ में गरीबी उन्मूलन, आजीविका कार्यक्रम में सतत विकास को बढ़ावा देना। साथ ही साथ में सरकारी नीतियों के पर निगरानी रखना, जैसे पर्यावरण कानूनों के पालन पर नजर रखता है। साथ ही साथ में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर और सतत परियोजनाओं को लागू करना, ये सब सतत विकास में गैर सरकारी संगठन की अहम भूमिका है। अब 10 क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तौर पर पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी ढंग से लागू ना होने के कारण। अभी हमने बात करी भारत के अंदर, अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो पर्यावरणीय कानून है वो ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। जैसे कि इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय संप्रभुता। देश बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को ऊंची दृष्टि से रखते हैं। अगर कोई देश किसी देश को अगर समझाता है या उसके मामलों में बोलता है तो उससे लगता है कि भारी देश जो हमारे में वो हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए पर्यावरणीय जो कानून है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो लागू नहीं हो पा रहे। दूसरा, विकास और विकसित देशों के दोनों के ही टकराव है। विकसित देश और विकासशील देशों की जो सोच है पर्यावरण को लेकर वो दोनों की अलग अलग है, इसलिए विकसित देश विकासशील देश और विकासशील देश विकसित देशों पर थोपते हैं। दूसरा, कानून में बाध्यकारी ना होना। कई संध्या केवल स्वैच्छिक रह जाती है, वो जमीन तक लागू नहीं हो पाती। वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की कमी है और राजनीतिक इच्छाओं का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरणीय कानून है वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी विभाजन में उत्तर और दक्षिण से क्या तात्पर्य, यानी उत्तरी दक्षिणी विभाजन में आ जाकर तो उत्तर के और दक्षिण के देशों की सोच क्या है। जैसे कि उत्तर के जो लोग होते हैं वो नॉर्थ के हैं, जैसे कि जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं। जितने भी उत्तर के देश होंगे वो विकसित देश हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत अमेरिका, यूरोप और जापान के देश आते हैं। और जबकि दक्षिण के जो देश है यानी विकासशील और विकसित देश हैं जिनमें कम आय और अधिक गरीबी है। इन दोनों का मानना है कि विकसित देशों का कहना है कि इन दोनों का सोच यह है कि
ये जो हमारी जो पर्यावरण ने समझा ग्लोबल वार्मिंग है वो देश में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ये केवल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है जो उत्तर के देश हैं, यानी इनका चिंता का पर्यावरणीय चिंता का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप, जबकि विकासशील देश आर्थिक विकास और ग्लोबल वार्मिंग को एक अपनी समस्या का कारण मानते हैं। मतलब इन दोनों को अपना विकास भी करना है, विकासशील देशों को अपना आर्थिक विकास भी करना है, ग्लोबल वार्मिंग को भी, यानी वो दोनों तरह से चिंता है। जबकि विकसित देश जो हैं वो अपना आर्थिक विकास कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने आर्थिक विकास में बड़े बड़े जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और आज ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है। इसलिए उत्तर और दक्षिणी विभाजन के आधार पर उत्तर के देश और दक्षिण के देशों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अपनी पर्सनल सोच बन चुकी है, इसमें इन दोनों में विभाजन हो गया है। तो इस तरह से हमने MAD2 के टॉप 10 क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड करे, एनालाइज करे 5 साल के क्वेश्चनों को। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, कल आपके एग्जाम में इन से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।